अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपके लिए नई वीडियो हाजिर है जिसके अंदर हम चैप्टर के प्रोज सेक्शन के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर पोइट्री के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है वो प्रोज सेक्शन पे है। चूंकि प्रोज सेक्शन एक लेंदी पोर्शन है कंपेयर टू पोइट्री, तो इसलिए इनकी वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आपको नजर भी आ रहा होगा, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोज सेक्शन पार्ट नंबर 1। इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा। इस पार्ट में मैंने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है पाकिस्तान जिंदाबाद। इसका पहला एमसीक्यू जो है, एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्पॉटलाइट ले लेता हूं जी। द टेक्स्ट पाकिस्तान जिंदाबाद वाज रिटन बाय जॉन वॉल्टन। जॉन वॉल्टन ने चैप्टर लिखा है। इनफैक्ट ये चैप्टर एक किताब से लिया गया जिस किताब का नाम है कायदे आजम। उस किताब के राइटर जॉन वॉल्टन है, इसलिए इस चैप्टर के राइटर भी जॉन वॉल्टन है। कायदे आजम फर्स्ट टाइम लैंडेड टू कराची आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन, पहली दफा कराची कब तशरीफ लेकर आए? ऑन 7 अगस्त 1947। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, 14 अगस्त पे लगा देते हैं, दैट इज द रॉन्ग आंसर। 7 अगस्त 1947। On 7 August 1947, the people were stretched from the airport to the city just to welcome, किसको वेलकम करने के लिए आए हुए थे? कायदे आजम को। कायदे आजम लैंडेड टू कराची बाय ट्रैवलिंग, किस पे ट्रैवल करके आए? अ शाइनिंग सिल्वर एयरक्राफ्ट, अ शाइनिंग सिल्वर एयरक्राफ्ट। राइट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द कायदे आजम लैंडेड इट, कहाँ, कौन से एयरपोर्ट पे लैंड किया? माड़ीपुर का एयरपोर्ट, जो कि कराची में है। जीना टर्मिनल उस वक्त मौजूद नहीं था, माड़ीपुर। फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन वाज अ टॉल एंड डिग्निफाइड एल्डरली मैन। ये पूरी चैप्टर की लाइन है। फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन वाज अ टॉल एंड डिग्निफाइड एल्डरली मैन, बूढ़ा आदमी। First to step out the aeroplane was a tall and dignified elderly man wearing pure white sherwani. Pure white sherwani. As soon as the elderly man appeared, the whole crowd roared with one voice. वो आवाज क्या थी? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। The originator and the first Governor General of Pakistan is कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, originator और पहले गवर्नर जनरल। Here home with them at last was the leader who had won Pakistan for them, Muhammad Ali Jinnah. What does the word home refer in this sentence? इस word के अंदर, या इस sentence के अंदर home का word किसको refer कर रहा है? पाकिस्तान को refer कर रहा है। Muhammad Ali Jinnah was heartbreaking and disheartened on the day of separation because he was thinking thousands of people who were doing migration, who were doing migration, जो हिजरत कर रहे थे। कायदे आजम वेंट टू बालकनी ऑफ द गवर्नमेंट हाउस। कायदे आजम बालकनी पे तशरीफ लाए गवर्नमेंट हाउस के। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिन्ना वाज सीरियस एंड सिवियर। इस पे एक पूरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ कायदे आजम व्हेन ही लैंडेड टू कराची? तो ही वाज काम, सीरियस एंड इवन सिवियर। A people who had once been a small defeated group with little to hope for, who were being referred. Small defeated group इस सेंटेंस में किसके लिए इस्तेमाल किया है? मुस्लिम के लिए। As Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah looked down on the crowd still cheering in the street outside. जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बाहर सड़कों पे लोगों को देखा जो लोग खुशी मना रहे थे, तो कायदे आजम उनको देख के स्माइल, मुस्कुराए। आजादी के वक्त पाकिस्तान क्या थी? 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया की 5वीं बड़ी कौम थी आबादी के लिहाज से, और मुसलमानों की ग्रेटेस्ट मुस्लिम स्टेट पहली थी, फर्स्ट। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दुनिया की 5वीं बड़ी कौम था और मुसलमानों की पहली बड़ी कौम थी आबादी के लिहाज से। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन कितनी थी? 70 मिलियन। बहुत सारी किताबों में 80 मिलियन भी लिखा हुआ आता है, लेकिन हम इस चैप्टर के रेफरेंस से ही डिस्कस करेंगे 70 मिलियन। यू आर फ्री टू गो टू अ टेंपल, यू आर फ्री टू गो टू अ मॉस्क। इस पूरे डायलॉग में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किस किस्म की आजादी की बात करी है? रिलीजियस, मजहबी आजादी। Giving religious freedom and pronouncing everyone equal citizen of Pakistan. The Qaeda Azam was of course reminding the teaching of
प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने याद दिलाया था कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास इन मार्च 1940, मार्च 1940। कहां पास हुई? लाहौर में, मिंटो पार्क। Muslim League agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslim an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal and Northwest. East Bengal and Northwest. Northwest area वो अभी पाकिस्तान है और ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश बन चुका है, अफसोस, लेकिन उस वक्त के साथ थे। पाकिस्तान का नाम इन्वेंट हुआ 1933 में। किसने इन्वेंट किया? चौधरी रहमत अली साहब ने। चौधरी रहमत अली कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे। पाकिस्तान जो वर्ड है वो दो लैंग्वेजेस का है, उर्दू एंड पर्शियन, उर्दू और फारसी। पाकिस्तान का मतलब क्या है? प्योर एंड क्लीन। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो वर्ड है उसमें लिए हुए तमाम लेटर किसी न किसी मुसलमानों की रियासत को ही रिप्रेजेंट करते हैं, भले वो इंडिया में हो या पूरे एशिया में। के लेटर जो है पाकिस्तान में वो कश्मीर के लिए है, कराची के लिए नहीं है, चौड़े मत होइएगा। टेक 100 टाइम बिफोर यू टेक द डिसीजन। ये डायलॉग जिन्ना साहब का था जो मुस्लिम लीग से खिताब करते हुए लाहौर में उन्होंने कहा। दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? 1939 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑन प्रिजन ऑन अकाउंट ऑफ। कांग्रेस के लीडर ज्यादातर जेल में उन्होंने गुजारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन। किस जुर्म में? मास सिविल डिसोबीडियंस प्लान अगेंस्ट इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। मास सिविल डिसोबीडियंस प्लान। इस सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? रिफ्यूजल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल टू ओबे लॉज मेड बाय गवर्नमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट के रूल्स को आप मानने से इनकार कर दें तो ये सिविल डिसोबीडियंस के जमरे में आता है। कायदे आजम ने एक अखबार शुरू किया था जिसका नाम था द डेली डॉन। यह अखबार 1941 के एंड में कहीं शुरू हुआ था, पाकिस्तान बनने से पहले, जिसके फाउंडर कायदे आजम थे। कायदे आजम इस पूरे जंग की आजादी में, आजादी की लड़ाई में बीमार रहे। क्या बीमारी थी? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। गांधी साहब और जिन्ना साहब मिले कितने हफ्तों तक, ताकि वो कोई एग्रीमेंट कर ले। वो 3 हफ्तों तक मिले, 3 वीक्स ऑफ टॉक, 3 हफ्तों की जो है वो मीटिंग्स रही, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं निकला हुआ। वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट जॉइन अस टुगेदर। ये कायदे आजम ने डायलॉग बोला था और इसमें उन्होंने 2 लोगों को मुखातिब किया था, मुसलमान और हिंदू। उनसे कहा था कि आप अलग हैं और हम अलग हैं, हम में कुछ कॉमन नहीं है। ब्रिटेन ने सबसे पहले क्या फैसला किया कि वो इंडिया कब छोड़ेगा? जून 1948। उन्होंने पहले फैसला किया था कि वो जून 1948 में इंडिया छोड़ देंगे और इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों के हाथ में देके जाएंगे। उस फैसले से मेजॉरिटी की हुकूमत बननी थी जो कि इंडियंस थे, हिंदू थे। आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन मार्च 1947 में आया। माउंटबेटन ने जब मामला देखा कि बहुत ज्यादा मामला गंभीर है तो उसने अनाउंस किया कि ब्रिटिश 15 अगस्त 1947 को ही चले जाएंगे। मतलब जून 1948 वाले ऑर्डर को रिवाइज किया और कहा कि हम 15 अगस्त 1947 को चले जाएंगे और 2 मुल्क बना के जाएंगे। सेपरेशन के वक्त मुसलमानों ने, कितने मुसलमान थे जिन्होंने इंडिया छोड़ा? मतलब कितने मुसलमानों ने इंडिया से हिजरत करी? वो इसके अंदर इसकी कुछ नहीं, आफ्टर द नहीं, ये वो है, सॉरी मैं गलत पढ़ गया कि आजादी के बाद कितने लोग इंडिया में रह गए, कितने हिंदू इंडिया में रह गए, तो वो 40 मिलियन थे। वो 40 मिलियन थे हिंदू जो इंडिया में रह गए थे, जो नहीं आए थे। पाकिस्तान का पहला साल बड़ा ही टेरेबल रहा। इससे सवाल भी आता है, व्हाई डज द राइटर अप्लाई द वर्ड टेरेबल टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। हाँ, ये वो सवाल है कि आजादी के वक्त कितने हिंदुओं ने इंडिया छोड़ा। सही है, ये सॉरी इंडिया नहीं है, यहाँ ये होगा कितने हिंदुओं ने जो है पाकिस्तान छोड़ा और कितने मुसलमानों ने इंडिया छोड़ा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बहरहाल अगर हम यहाँ मुस्लिम कर दें
तो यहाँ अगर हम मुस्लिम कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 मिलियन, क्योंकि 65 लाख मुसलमानों ने इंडिया छोड़ा था। और कितने हिंदुओं ने, यहाँ हम हिंदू कर दें तो कितने हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ा, वो 5.5 मिलियन थे। मतलब 65 लाख 6.5 मिलियन हिंदुओं ने, मुसलमानों ने इंडिया छोड़ा, और 5.5 मिलियन हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ा। जो थोड़ा सा यहाँ आप मुस्लिम कर लीजिएगा, यहाँ आप हिंदू कर लीजिएगा। अच्छा, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मिसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ किलिंग एंड इम्प्रिजनिंग? 5 मिलियन, आधा मिलियन, 5 लाख, 5 मिलियन। ऑन द सेपरेशन, जो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस हुई और तकसीम हिंद हुआ, उस वक्त जो किलिंग और डिस्ट्रक्शन थी, उन्होंने जिन्ना साहब को बड़ा सदमा दिया, क्योंकि जिन्ना साहब हमेशा नफरत करते थे किससे? वायलेंस एंड क्रूअल्टी, वायलेंस एंड क्रूअल्टी। और जिन्ना साहब ने कहा एनिमी ऑफ टुडे इज अ फ्रेंड ऑफ टुमारो, ये जिन्ना साहब का डायलॉग था। The last year of कायदे आजम life was made sad by the fate of Kashmir। कायदे आजम को अपनी जिंदगी का आखिरी साल 1948, उस साल में जो सदमा मिला वो कश्मीर का मिला। जब कायदे आजम की डेथ हुई तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 70 या उससे ज्यादा थी, ओवर 70 थे। जिन्ना साहब का इंतकाल 11 सितंबर 1948 को, 11 सितंबर 1948 को कराची में। आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, बड़ा चैप्टर था पाकिस्तान जिंदाबाद। बर्केनहेड ड्रिल कहां से लिया गया है भाई? अशोक रीडर बुक 3, अशोक रीडर बुक 3, ये इसका राइट आंसर है। बर्केनहेड वाज अ ट्रूप शिप, बर्केनहेड वाज अ ट्रूप शिप। बर्केनहेड सोल्जर्स को, उसकी फैमिलीज को कहां लेके जा रहा था? केप टाउन, साउथ अफ्रीका। केप टाउन, साउथ अफ्रीका उसकी डेस्टिनेशन थी। उसने कौन तबाही का सामना कब किया? 25 फरवरी 1851 at 2 AM। ये ईयर याद रखिएगा, 1851, डेट 25 फरवरी, टाइम सुबह के 2, 25 फरवरी 1851 at 2 AM। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 630, 630। विमेन एंड चिल्ड्रन 170, औरतें और बच्चे कितने थे? टोटल पैसेंजर बर्केनहेड पे 630 थे, औरतें और बच्चे 170 थे। मोस्ट ऑफ द सोल्जर ऑन द शिप वर इनएक्सपीरियंस, गैर तजुर्बेकार थे ज्यादातर सोल्जर। वो जो डिस्टेंस था उस छुपी हुई पहाड़ी का केप टाउन से कितना दूर था? मतलब वो बर्केनहेड अपने सफर से कितना करीब था कि उसको हादसा पेश आया? वो 64 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट ले हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द सी एज इट वर वाइल्ड क्रिएचर ऑफ द ओशन। इसके अंदर वाइल्ड क्रिएचर का वर्ड उस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? हिडन रॉक के लिए। और इसी में प्रे, शिकार का वर्ड बर्केनहेड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वाइल्ड क्रिएचर हिडन रॉक है, प्रे जो है वो शिकार बर्केनहेड है। बर्केनहेड उस पहाड़ से कितनी दफा टकराया? ट्वाइस, 2 दफा, 10 मिनट बाद। क्या उस पहाड़ का जिक्र किसी मैप में था? नहीं था। इन एनी मैप ऑफ द सी, was not shown in any map of the sea। The unfortunate prey, वो बदकिस्मत शिकार कौन था जो उस पहाड़ से टकराया? बर्केनहेड। बर्केनहेड उस पहाड़ से दोबारा कितनी देर बाद टकराया? 10 मिनट्स। उस तबाही के बाद लोग कैबिन से बाहर निकले और सब कहां, किसकी तरफ दौड़े? डेक, जहाज के पिछले हिस्से की तरफ। जब शिप 2 हिस्सों में टूट गया तो फ्रंट हाफ फौरन ही डूबा और गायब हो गया। फ्रंट हाफ, सबसे पहले फ्रंट हाफ पहले ही डूबा और गायब हो गया। नैरो एस्केप फ्रॉम अ वाटरी ग्रेव, वाटरी ग्रेव का क्या मतलब है? डेथ बाय ड्रॉनिंग, वो मौत जो डूब कर होगी। और नैरो एस्केप का क्या मतलब है? नैरो एस्केप का मतलब ये है समथिंग बहुत कम चांस है ना, जिसका ना होने का चांस है, तो नन ऑफ दीज। नैरो एस्केप बहुत कम रास्ता। कोलिजन के बाद कितनी लाइफ बोट्स जो है वो यूजफुल थी? 3 लाइफ बोट्स। नंबर ऑफ यूजफुल बोट्स 3 थी। ईच बोट कुड कैरी ओनली 60 पैसेंजर, एक बोट में सिर्फ 60 पैसेंजर आते थे। और चूंकि 3 लाइफ बोट्स यूजफुल थी तो 180 पैसेंजर की कैपेसिटी थी। 3 लाइफ बोट यूजफुल थी, एक में 60 आ रहे थे, टोटल 180।
आफ्टर द डिजास्टर ऑफ बर्कनहेड द डेथ बाय ड्रॉनिंग वाज वर्स। वो डूब वाली मौत बड़ी गंदी थी, क्यों? फॉर द सीज अराउंड वर अलाइव विद शार्क, क्योंकि समंदर में चारों तरफ जिंदा शार्क नजर आ रही थी। There was very little chance for anyone who find himself in this dangerous water. ये डेंजरस वाटर उस पानी के हिस्से को लिया गया है जहां वो जहाज डूबा। एक तो वहां डूब के मरने का चांस था और दूसरा वहां शार्क, इसलिए उसको डेंजरस वाटर किया। On the ship Birkenhead after catastrophe there was so much discipline. डिसिप्लिन था क्योंकि वहां के कमांडर ने नारा लगाया था कि women and children first. Out with the boat and let's away. बोट उतारो, हमें जाने दो। किसी ने ये बात चिल्लाई थी बर्कनहेड पे, वो यकीनन कोई सिविलियन था, सोल्जर नहीं हो सकता, तो अगर सोल्जर में हद से ज्यादा डिसिप्लिन दिखाया गया। ऑन द बर्कनहेड देयर वाज परफेक्ट डिसिप्लिन एंड ग्रेट डिसिप्लिन के साथ एक और चीज थी, हीरोइज्म, बहादुरी, क्योंकि औरतों और बच्चों को बैठाया गया, मर्दों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। ऑर्डर क्या था? जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शिप के कमांडर ने इस हादसे को देखते हुए एक ऑर्डर दिया, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, औरतें और बच्चे पहले, यही उसका ऑर्डर था। डिजास्टर के बाद कितने पैसेंजर को बचा लिया गया? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 194 सेव हुए थे, क्योंकि 170 वुमेन एंड चिल्ड्रन थे जिनको बैठाया गया था, और उसके अलावा 24 मर्द हजरात थे जो बच पाए थे। कितने लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी, जो नहीं बच सके? अब 630 में से अगर आप 194 माइनस कर दें, क्योंकि टोटल पैसेंजर 630 थे, तो तकरीबन 436 बचते हैं। The determination of all hand was for more than I thought. यहाँ hand का मतलब है soldiers. One officer reported that the determination of all hand was for more than he thought could be affected by discipline. अच्छा, इसका आंसर सोल्जर इसलिए है बिकॉज क्योंकि मर्दों को, मर्द जितने ज्यादातर वहां ज्यादातर सोल्जर्स थे और फैमिलीज थी, सोल्जर और उनकी फैमिलीज थी, तो फैमिलीज को जब बिठाया गया औरतों और बच्चों को, तो वहां मर्द हजरात ने बड़ा ही डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जो कि अनबिलीवेबल था। तो वो सोल्जर्स थे सारे। टुडे बर्कनहेड मींस, आज बर्कनहेड का क्या मतलब है? वैसे तो उस दिन नारा लगा वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, लेकिन आज इसका मतलब है टू स्टैंड एंड बी स्टिल एंड फेसिंग सर्टेन डेथ सो दैट वीकर वंस में हैव अ चांस टू लिव। ये पूरी लास्ट की लाइन है इस चैप्टर में, पेज नंबर 14 पे। लिटरल मीनिंग वर्ड के ड्रिल के क्या है? अ रेगुलर एक्टिविटी, क्योंकि ड्रिल एक रेगुलर एक्टिविटी को कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ड्रिल जो अपना मतलब दिखा रहा है वो डिसिप्लिन शो कर रहा है, डिसिप्लिन ऑन बर्कनहेड। वैसे उसका मतलब रेगुलर एक्टिविटी है, लेकिन यहां वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसिप्लिन। जो बर्कनहेड का चैप्टर है वो आपको कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है? वो तीन चीजों का मैसेज कन्वे कर रहा है। डिसिप्लिन में रहना है, हीरोइज्म, बहादुरी दिखानी है, और सैक्रिफाइस और अपनी जान का नजराना पेश करना है, जैसे 436 सोल्जर्स ने बाकी लोगों को बचाने के लिए अपना जान का नजराना पेश किया, इंतहाई बहादुरी के साथ और पुरमुनज़्ज़म तरीके से। ये इसका लेसन। यूनाइटेड नेशन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। दूसरी जंग अजीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद ही यूनाइटेड नेशन बनी। कब शुरू हुई? 1939। ये गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर है 1939, क्योंकि दूसरी जंग अजीम की बात हो रही है, पहली जंग अजीम की बात नहीं हो रही, जहन में रखिएगा। ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है जो मैं नहीं देख सका, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी 1939 में। ओके, अब वापस आते हैं। वर्ल्ड वॉर टू किस चीज के बनने की वजह बनी? यूनाइटेड नेशन जो बनी, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नताइज को देखते हुए ही बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई? इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। मौसम बहार 1945 का मौसम बहार था, तब जाके खत्म हुई। उस जंग की वजह से लाखों लोग क्या हो गए? होमलेस, बेघर हो गए। टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, ये तीन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो कि न्यूज और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी।
यूनाइटेड नेशन कब बनी? अप्रैल 1945। एक दुआ थी, लेट्स नॉट टर्न आवर आईज अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ आवर नेबर्स, कि आओ अपने पड़ोसियों को मुश्किल में देख के निगाहें ना फेरे। ये दुआ किसकी थी? ये वर्ल्ड कम्युनिटीज की थी, ये दुनिया भर के लोगों की थी, जिन्होंने जंग के नताइज को देख के ये कहा। यूनाइटेड नेशन दुनिया में कहां मिलती है, मतलब उसका सेंट्रल हेड ऑफिस कहां है? न्यूयॉर्क। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनाइटेड नेशन के दो ऑब्जेक्टिव हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जंग को रोकना, प्रिवेंट वॉर, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है सोशल इवल्स को खत्म करना, प्रिवेंट सोशल इवल्स। याद रखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। एक तरीका जंग को रोकने का क्या है? टू रिमूव डिसकॉन्टेंट, नाशुक्री की वजूहात, परेशानी की वजूहात को खत्म कर दिया जाए, लोग जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये दुनिया भरी पड़ी हुई छोटे छोटे कॉरल झगड़ों में, जो झगड़े बिटवीन नेशंस, कौमों के दरमियान है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी कौमें, यूक्रेन, रशिया, जिसे आज चल रहा है। द प्रोबेबल रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉर मे बी लिटिल कॉरल अमंग द नेशन। इनका कहने का मकसद ये है कि जंग अजीम अगली कब शुरू होगी? जब छोटी छोटी कौमों की लड़ाइयां होंगी, यही वजह बनेगी अगली जंग अजीम की शुरुआत की। छोटी छोटी लड़ाइयां जो कौमों के दरमियान है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर। ये वाटर ट्रांसपोर्ट टूर उनसे किसके लिए रखा था? एशियंस के लिए। The inland water transport tour of Asian, they visited in Europe to experience and know the operation of waterways। समंदरी रास्तों को डिस्कस करने के लिए ये रखा गया था। जो वाटर ट्रांसपोर्ट टूर था एशियंस का, उन्हें नई नई किस्मों की बोट कहां देखने को मिली? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। वो जब एशिया से निकल के इंग्लैंड गए, यूके गए, तो उनको वहां नए नए किस्म की बोट्स नजर आई, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को उन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट किया। ऑन यूएन डे वी प्लेड आवरसेल्फ। यूएन डे के दिन हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम किसके लिए पेशकदमी करेंगे? ब्रदरहुड एंड पीस, ब्रदरहुड एंड पीस, अमन अमान और भाईचारगी के लिए। यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर एवरी ईयर। और उन्होंने कहा भी था कि एक दिन आएगा कि 24 अक्टूबर दुनिया का सबसे बड़ा दिन माना जाएगा, जब यूएन पूरी दुनिया से जंग को खत्म कर देगी। सेंट्रल और प्रिंसिपल ऑर्गन यूएन का क्या है? सबसे अहम ऑर्गन वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के अंदर द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली ऑफ ईच मेंबर। एक बात ध्यान में रखिएगा, जनरल असेंबली के अंदर 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर्स का मतलब है 193 कंट्रीज हैं, और हर कंट्री के 5 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। 5 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लेकिन उनके पास वोट एक ही होता है, 1 वोट। 193 मेंबर है तो 193 वोट है। वो अलग बात है कि हर मेंबर के 5 रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। वो 5 रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि वो 5 अलग अलग वोट कास्ट करेंगे, वोट एक ही होगा जो उस मुल्क का होगा। द जनरल असेंबली में कंसीडर एनी क्वेश्चन, किस कंसीडर करती है कौन से क्वेश्चंस को? पीस एंड एडवांसमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड जस्टिस। कितनी मेन कमेटीज है जनरल असेंबली में? 6। सिक्योरिटी काउंसिल, जो जनरल असेंबली के बाद दूसरा पार्ट है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पे क्वेश्चन भी आता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली के अंदर हर कौम एक मेंबर है, टोटल 193 मेंबर है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में जस्ट 15 मेंबर, जिसमें परमानेंट मेंबर 5 है। परमानेंट मेंबर यहाँ 5 मैंने लिखा नहीं है, 5 है, ये गलत है, ये टेम्परेरी मेंबर का हो गया, सही है। ये परमानेंट मेंबर पूछा है, वो 5 है, टेम्परेरी मेंबर 10 है, ये ऑप्शन गलत है। 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, यूके, रशिया, यूएस, फ्रांस। परमानेंट मेंबर के पास राइट है किसका? वीटो, वीटो पावर। वीटो पावर क्या है कि जो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस, अगर वो किसी मामले को नो कह दें तो फॉर द टाइम बिंग वो मामला होल्ड हो जाता है। चीफ ऑफिसर यूएन के क्या कहलाते हैं? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है चीफ ऑफिसर को, प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता। जो रिसेंट सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। अच्छा, ये पुर्तगीज है,
पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, तो इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन पुर्तगाल में एक अलग है, एंटोनिया गॉट्रश कुछ है, मुझे चूंकि पुर्तगाल नहीं आती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंग्लिश में एंटोनियो गॉट्रस इसको पढ़ा जाता है। सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होते हैं, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। जनरल असेंबली वही जहां हर कौम एक मेंबर है, 193 मेंबर है, लेकिन अप्रूवल सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। सिक्योरिटी काउंसिल वही जिसके अंदर 15 मेंबर है, जस्ट 15, जिसमें से 15 में से 5 वीटो पावर वाले हैं परमानेंट, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस। जो सेक्रेटरी जनरल है वो 5 साल के लिए आता है, सही है। उसको रिपोर्ट बनानी होती है और रिपोर्ट वो बना के जनरल असेंबली को पेश करता है। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्क में वजीर आजम आते हैं 5 साल के लिए, लेकिन उनको रहने नहीं दिया जाता, ये रहते हैं 5 साल। सेक्रेटरी जनरल के अंडर स्टाफ कितना काम कर रहा है? 3500 लोगों का स्टाफ है जो यूएन के हेड ऑफिस में सेक्रेटरी जनरल के अंडर काम कर रहा है। मे भी ये फिगर आज वेरी कर गई हो, लेकिन हम इन फिगर को रिलेट करेंगे अपनी बुक से अभी, क्योंकि हम एग्जाम के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं। हेडक्वार्टर यूएन का न्यूयॉर्क में है। यूएन के अंदर कुछ एजेंसीज हैं जो कि लोगों को हेल्प आउट करती हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल बैंक है। इंटरनेशनल बैंक दुनिया को कर्जे देता है, और उसकी एक एग्जाम्पल आपके बुक में शेयर की गई है। मैक्सिको के गांव को उसने लोन दिया था 1953 में, आई थिंक 1953 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, नहीं 1951 था, यस 1951 था। अच्छा, ये मैक्सिको के गांव को उन्होंने लोन दिया था। जब उन्होंने वो लोन दिया तो वहां की आबादी 3 गुना बढ़ गई, 3 फोल्ड। आसपास से लोग उधर आके बसना शुरू हुए तो आबादी 3 गुना बढ़ गई, और जो इंडस्ट्रियल यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे वो 33% बढ़ गए। इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, आबादी 3 गुना बढ़ी, इंडस्ट्रियल यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पूछा हुआ है 33। अच्छा, इस लोन के देने के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जो स्कूल जाते थे उसमें 7 टाइम इजाफा हुआ। मतलब अगर 100 बच्चे स्कूल जाते थे तो 700 हो गए, 1000 जाते थे तो 7000 हो गए, 7 जाते थे तो 100 जाते थे तो 700 हो गए, 10 जाते थे तो 70 हो गए, 7 टाइम। उन्होंने, मैक्सिको ने उस लोन से रेडियो स्टेशन शुरू किया, डेली न्यूज़पेपर भी शुरू किया, और एक नाइट स्कूल शुरू किया। नाइट स्कूल उन लोगों के लिए होता है जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाते। यूनिसेफ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एब्रीविएशन है इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एजुकेशनल फंड नहीं है, इमरजेंसी फंड है, याद रखिएगा। ये किसके लिए काम कर रही है? रिलीफ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए काम कर रही है, क्योंकि सी फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। हु दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में सब जानते हैं कोविड की वजह से, 1946 में स्टार्ट हुई थी। 1946 में यूएन, ये यूएन से अलग एंटिटी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट में यूएन नहीं लिखा हुआ वो एक अलग एंटिटी है, वो अलग बात है कि काम यूएन जैसा ही है। 1946 में स्टार्ट हुई, लेकिन परमानेंट तौर पे ये 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट, ये ईयर याद रखिएगा। स्टार्ट 1946 में हुई, लेकिन परमानेंट तौर पे 7 अप्रैल 1948। इंटरनेशनल हेल्थ पे काम करती है, सही है। डिजीज को कंट्रोल करने के लिए काम करती है, कोविड में आपने इसको देखा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश इंडिया का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर उन्होंने हु की टीम ने एक बीमारी का खात्मा किया था, उस बीमारी का नाम था मलेरिया। इंडोनेशिया जब 1950 में आजाद हुआ तो उसने भी यूएन से हेल्प मांगी, क्योंकि उसके मुल्क में बीमारी थी यॉज, उसके खिलाफ। ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि यॉज किस चीज की बीमारी थी? हॉट वेट क्लाइमेट्स में पाई जाती थी। यॉ बीमारी के खिलाफ इंडोनेशिया ने लड़ाई लड़ी यूएन की मदद से, हॉट वेट क्लाइमेट है। चौथी ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन से पहले ही बन गई थी 1943 में, और उसका यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, और ये फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और फिशिंग पे काम कर रही है, क्योंकि ये फूड पे काम करती है ना, तो फूड की डोमेन फिशिंग है, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है और फिशिंग है। और ये किसके लिए मदद कर रही है? कि हाउ टू इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ फार्म, फिशरीज एंड फॉरेस्ट। पता है, दुनिया भर को बताती है कि भैया आपने अपने खेतों में
जंगलात में, फिशरीज में कैसे इजाफा करना है ताकि लोगों को ग़िज़ा प्रोवाइड हो। पांचवी ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सी इसका राइट आंसर है, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये ह्यूमन बीइंग को एजुकेशन साइंस और कल्चर के जरिए ही एडवांस करने की कोशिश कर रही है। 5 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बैंक, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फाओ और यूनेस्को। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। माय बैंक अकाउंट, शॉर्ट स्टोरी, लिखने वाले स्टेफन लीकॉक। स्टेफन लीकॉक एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे कनाडा में, मैकगिल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। ये सब पूछा नहीं आएगा सर। माय बैंक अकाउंट में स्टोरी टेलर, क्योंकि राइटर खुद स्टोरी टेलर है, स्टोरी को लिखने वाले, नरेट कर सुनाने वाले और लिखने वाले एक ही हैं। वो किस चीज से खौफजदा थे? बैंक से। बैंक फोबिया था उनको। वो बैंक गए क्यों? बिकॉज इंक्रीमेंट इन सैलरी, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। जैसी स्टोरी टेलर या राइटर बैंक में दाखिल हुए और उन्होंने वहां कोशिश करी, मतलब जैसे वो बैंक में जाते थे, कोई भी काम करने की कोशिश करते थे तो वो इररिस्पॉन्सिबल, फूल, अहमकाना, बेवकूफाना हरकतें करते थे क्योंकि उनको फोबिया था। स्टोरी टेलर घबराते हुए गए एंड लुक राउंड द क्लर्क्स विद फियर, और उन्होंने खौफ के मारे लोगों को वहां देखा। अब बैंक फोबिया है तो फोबिया तो खौफ को ही इंडिकेट करता है। स्टोरी टेलर ने सोचा, या उनको पता था कि अकाउंट खुलवाने के लिए जरूरी किससे मिलना होता है? मैनेजर से। उनको पता था। लेकिन वो जिस जगह पे सबसे पहले गए, फर्स्टली वेंट टू द प्लेस मार्क, वहां लिखा हुआ था अकाउंटेंट। उनको पता था उनको मैनेजर से मिलना है, लेकिन वो पहुंचे किसके पास? अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट वॉज अ टॉल एंड कूल डेविल। अकाउंटेंट टॉल और कूल डेविल जैसा। स्टोरी टेलर का इरादा क्या था कि वो बैंक में कितना अमाउंट रखेंगे? $56। वैसे उनकी सैलरी $50 थी, लेकिन उस वक्त उनके हाथ में $56 थे, तो शायद $6 उनकी प्रीवियस सैलरी थी। मैनेजर वॉज अ काम एंड सीरियस। मैनेजर बहुत ठंडा और संजीदा आदमी था। The mysterious manner of the storyteller first made the manager think that he was a detective. स्टोरी टेलर का जो पुरस्कार रवैया था, उसने मैनेजर को ये सोचने पे मजबूर किया जैसे कि वो कोई जासूस है। और मैनेजर को लगा कि वो जासूस है पिंकॉर्टन के, ये यूएस की नेशनल डिटेक्टिव एजेंसी है। लेकिन जब स्टोरी टेलर ने बताया कि नहीं भाई मैं कोई जासूस नहीं हूं, तो उनको लगा, मैनेजर को फिर लगा कि जैसे कोई मैं सन ऑफ बैरन रॉथशाइल्ड फैमिली का कोई नवाब का बेटा हूं, सन ऑफ बैरन रॉथशाइल्ड। अकाउंटेंट जो थे उनका नाम था मोंटगोमरी, तो उनका नाम याद रखिएगा, मोंटगोमरी। अकाउंटेंट का, मैनेजर का नहीं। स्टोरी टेलर पुश द बॉल ऑफ मनी, ये बॉल है, ऑल नहीं है, बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक सडन मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग अ, सही है, एज ही वर डूइंग होगा, सॉर्ट ऑफ ट्रिक। स्टोरी टेलर ने पैसे को बॉल बनाया और क्विक सडन मूवमेंट करा, जैसे कि वो उस पर कोई ट्रिक दिखा रहे हैं, लेकिन वो ट्रिक नहीं दिखा रहे थे, वो डरे हुए थे। स्टोरी टेलर ने अकाउंट खुलवाने के बाद इरादा किया कि वो $6 निकाल लेंगे, जो $56 से उन्होंने अकाउंट खुलवाया है उसमें से $6 निकाल के खर्च करेंगे। लेकिन चेक भरते हुए उन्होंने 6 की जगह पे गलती से $56 लिख दिया, घबराहट में, फोबिया। इरादा $6 का था, लिख दिया $56। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों बातें एमसीक्यूज में आती हैं। हाउ विल यू हैव इट, ये क्लर्क का सवाल था उनसे जब उन्होंने सारे पैसे निकलवाए। तो ये हाउ विल यू हैव इट का मतलब था डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी। डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी क्या होती है? जैसे अगर हम आप अपनी बात करें तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा नोट 5,000 का है, फिर 1,000 का है, फिर 500 का है, फिर 100 का है, फिर 50 का है, 20 का, 10 का। ये डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी। Storyteller, after the terrible experience of bank, kept his saving in silver dollar in a sock. जब वो वहां से निकल गए घबरा के, उन्होंने अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन जब पैसे निकलवा रहे थे तो ये गलती की वजह से उन्होंने अपना अकाउंट ही बंद करवा दिया। तो उसके बाद से वो अपनी सेविंग सॉक्स में रखते हैं।
इन माई बैंक अकाउंट द प्रॉब्लम विद द स्टोरी टेलर इज बैंक फोबिया। जैसे कि आपको पता लग रहा है, फोबिया मीन्स खौफ। चलिए स्टूडेंट्स, 5वें चैप्टर पे आते हैं, वुल्व्स ऑफ सन ऑफ ग्रेस। ये वुल्व्स ऑफ सन ऑफ ग्रेस एक फिक्शन है, फिक्शन है। लिखने वाले राइटर का नाम है हेक्टर ह्यूज मॉनरो। हेक्टर ह्यूज मॉनरो। हेक्टर ह्यूज मॉनरो का जो पेन नेम था वो था साकी। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, साकी। हेक्टर ह्यूज मॉनरो किसकी वजह से मशहूर थे? शॉर्ट स्टोरीज की वजह से मशहूर थे। शॉर्ट स्टोरी, मास्टरी इन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। अब ये डायलॉग है, आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड अटैच्ड टू द कासल। ये डायलॉग किसने पूछा? कॉनरेड ने। ये कॉनरेड ने डायलॉग पूछा अपनी बहन से। आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड अटैच्ड टू द कासल। इसमें किस कासल की बात हो रही है? कासल्स ऑफ सन ऑफ ग्रेस। कासल ऑफ सन ऑफ ग्रेस। ये कॉनरेड कौन थे? ये प्रोस्पेरस, एक खुशहाल, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जर्मनी का एक शहर है, वहां का ताजिर था, हैम्बर्ग मर्चेंट। किसका भाई था? बैरनस का। बैरन नवाब को कहते हैं, बैरनस नवाब। कॉनरेड की क्या थी? स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन, सोचने समझने की, तसव्वुरात की सलाहियत ज्यादा थी। जो सन ऑफ ग्रेस का किला था वो पहले किसके पास था? वो सन ऑफ ग्रेस फैमिली के पास था। अब किसके पास है? वो ग्रूबेल फैमिली के पास है। असल में सन ऑफ ग्रेस का किला बिक गया था और अब इसको ओन कर रहा है ग्रूबेल फैमिली। और वहां दो लोग हैं, बैरन ग्रूबेल और बैरनस ग्रूबेल। और बैरनस ग्रूबेल के ही भाई हैं कॉनरेड। दे ऑलवेज लेजेंड अबाउट दिस ओल्ड प्लेसेस। ये डायलॉग किसने कहा? कि इन पुरानी जगहों से हमेशा कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। ये बैरनस ने कहा। इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक। वो आवाज बहुत बुरी या बहुत रोमांटिक होगी। ये डायलॉग किसने कहा? कॉनरेड ने। जब उनकी बहन ने कहा कि जब इस किले में कोई मरता है तो पूरी रात जंगली जानवरों के भौंकने की आवाज आती है, और ये आवाज कितनी वियर्ड होगी ना। तो कॉनरेड ने कहा हो सकता है वो वियर्ड हो सकता है वो रोमांटिक हो, मतलब उसके पीछे कोई स्टोरी हो, इरैशनल चीज हो। तो वियर्ड एंड रोमांटिक किसके बारे में बात की जा रही है? सही है, वुल्व्स हॉलिंग। असल में वुल्व्स हॉलिंग की बात की जा रही है। द स्टोरी इज नॉट एज यू टोल्ड इट। स्टोरी ऐसी नहीं है जैसी तुमने सुनाई। ये डायलॉग किसने कहा? ये डायलॉग बैरनस को कहा, नवाबन को, बैरनस ग्रूबेल को, जो उस वक्त इस किले की मालकन है। उसको डायलॉग कहा एमिली। अच्छा, एमिली इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, जर्मन में इसको एमएलआई कहते हैं, सही है ना। तो एमिली इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं। एमिली बेसिकली उनकी नौकरानी थी, और उसने अपनी मालकन को देखा कि जब अपने भाई को ये कहानी झूठी बता रही है तो उसने कहा कहानी ऐसी नहीं है। वो आमतौर पर खामोश बैठती थी अपनी जगह पे, किसी से बातचीत नहीं करती थी जब तक उससे कोई बात ना करे। यहाँ किसकी बात हो रही है? एमिली, जिसे जर्मन में एमलाई पढ़ते हैं। एमिली का दूसरा नाम क्या था? शमिट। शमिट बेसिकली जर्मन में सरनेम है, सरनेम, फैमिली नेम। Falling around the castle was here when falling dies in the castle। मतलब ये आवाजें कब किले में सुनाई देती हैं? जब कौन मरता है? मेंबर ऑफ सन ऑफ ग्रेस फैमिली। आपको याद होगा इस चैप्टर में बैरनस अपने भाई को ये कहानी बता रही थी कि इस किले में जब कोई मरता है तो जंगली जानवर के भौंकने की आवाज आती है। तो उसकी नौकरानी ने, जिसका नाम एमिली है, एमएलआई, उसने करेक्ट किया कि देखें हर किसी के मरने पे आवाजें नहीं आती, सन ऑफ ग्रेस फैमिली के बंदे के मरने पे आवाज आती है, वो भी अगर वो इस किले के अंदर मरे तो, क्योंकि ये किला सन ऑफ ग्रेस फैमिली का खानदानी किला है। और भेड़ियों की आवाज आती है। In the Son of Grace legend, when the soul of dying one left his body, और जब सन ऑफ ग्रेस फैमिली का कोई मेंबर अपने इस खानदानी किले में मर रहा होता है और उसकी रूह निकलती है, a tree crash in the park, तो करीबी पार्क में एक दरख्त गिरता है, जो इस बात की निशानी होती है कि सन ऑफ ग्रेस फैमिली का मेंबर अपने किले के अंदर इंतकाल फरमा। But for a stranger dying here, of course, no bull would haul, no tree would fall. Oh no. Who is the stranger? Baroness. क्योंकि बैरनस अपने भाई को ये बता रही थी कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई इस किले के अंदर, तो मुझे तो कोई आवाजें नहीं आई, तो कहानी तो झूठी है। तो नौकरानी ने कहा कहानी झूठी नहीं है, बल्कि कहानी का असली रुख ये है कि सन ऑफ ग्रेस फैमिली का कोई मेंबर इस किले में मरता है।
तो तब आवाज आती है। अजनबी के मरने पे कोई भेड़ियों की आवाज नहीं आती, कोई दरख्त नहीं गिरता भाई, इसलिए तुम्हारी सास के मरने पे कोई आवाज नहीं आई। When the Baroness Grubel had stated a wrong version of the Son Nogez legend, तो किसने रेक्टिफाई किया जब बैरनेस गलत वर्जन सुना रही थी? एमिली ने जब रेक्टिफाई किया तो ग्रूबल फैमिली को क्या लगा? डिफाइंस एंड कंटेम्प्ट, बेहुरमती और बेइज्जती लगी, क्योंकि उनको लगा कि उनकी नौकरानी उनको अजनबी कह के या एरा गैरा कह के बेइज्जत कर रही है और सन नोगेज फैमिली को ज्यादा अहमियत दे रही है। सन नोगेज फैमिली ने अपना किला बेचा क्यों था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे। अच्छा, ये डायलॉग है, यू सीम टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द सन नोगेज लेजेंड, तुम सन नोगेज फैमिली के बारे में बड़ा जानती हो। ये डायलॉग बैरनेस ने कहा अपनी नौकरानी को, जब नौकरानी ने बैरनेस को रेक्टिफाई किया कि तुम कहानी गलत सुना रही हो अपने भाई को। ओके, तो बैरन एंड बैरनेस ग्लोबल वर एंटरटेनिंग देयर गेस्ट्स बिकॉज़ दे वर सेलिब्रेटिंग एंड वर गोइंग टू सेलिब्रेट। क्या चीज सेलिब्रेट कर रहे थे और क्या सेलिब्रेट करने वाले थे? क्रिसमस एंड न्यू ईयर। क्रिसमस सेलिब्रेट कर चुके थे, न्यू ईयर करने जा रहे थे। फैंसी द वुमेन टॉकिंग लाइक दैट एट आवर टेबल, इस औरत की हिम्मत देखो कि हमारे दरमियान रह के वो किस तरीके से बात कर रही है। अच्छा, ये डायलॉग जो है ना, ये अक्सर पेपर में आते हैं और इसके स्पीकर का पूछा जाता है और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भैया ये किसने बात बोली। आप देखें क्या लिखा हुआ है कि फैंसी द वुमेन, ये बैरन ने कहा। अच्छा, इसका ऑप्शन गलत आया हुआ है। नहीं, इसमें सवाल क्या पूछा, हु इज द वुमेन, औरत कौन है? औरत तो एमिलाई है जिसके बारे में कह रहे हैं, एमिली, लेकिन कह कौन रहा है? बैरन। बैरनस नहीं कह रही है डायलॉग, बैरन कह रहा है। वो इंपॉर्टेंट शख्स बनने की कोशिश कर रही है। ये डायलॉग किसने कहा? ये बैरनस ने कहा। और किसको कहा? एमिली को। असल में हुआ ये कि जब उसने ये कहा बैरनस ने कि तुम सन नोगेज फैमिली के बारे में बड़ा जानती हो तो मुझे रेक्टिफाई कर रही हो, तो नौकरानी ने डिस्क्रिप्शन दी कि मैं सन नोगेज फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सही है, हमारे हालात बुरे थे तो हमने किला बेच दिया। तो वहां लोगों ने उसकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। और एक डायलॉग था, आई शैल गिव अ नोटिस एज सून एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज आर ओवर। ये डायलॉग बैरनेस ने कहा कि जब न्यू ईयर की दावतें खत्म हो जाएंगी तो मैं इस नौकरानी को निकाल दूँ। लेकिन वो नौकरानी बीमार पड़ गई। किस इवेंट के बाद? क्रिसमस के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्रिसमस के बाद बीमार पड़ी थी। सबसे पहले वुल्स की प्रेजेंस को किसने डिक्लेयर किया? बैरन ने। बैरन ने कहा वुल्स। वैपी कौन था? वुली लैपडॉग। और इसने ही फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वुल्स दिखाया था, पहला साइन। ये डायलॉग है, आई एम डाइंग इन एनी केस, आई वांट टू हियर देयर म्यूजिक। किस म्यूजिक की बात हो रही है? वुल्स हॉलिंग की। और ये कौन कह रहा है? यकीनन ये वो नौकरानी एमिलाई कह रही है। स्टोरी के एंड में सन नोगेज लेजेंड की स्टोरी जो उस नौकरानी ने सुनाई कि सन नोगेज फैमिली के किले में जब कोई सन नोगेज फैमिली का बंदा मरता है तो वुल्स की आवाज आती है, वो बात सच हुई। और एमिली की डेथ हुई 29 दिसंबर। तो होप्स हो कि आपको इस एमसीक्यूज के जरिए कहानी भी रिवाइज हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैंने 5 चैप्टर कवर कर दिए आज की रिकॉर्डिंग में। इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में मैं बाकी के चैप्टर कवर। वीडियो को पूरा सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो। और अगर कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।